हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल क्लासेस कोटा। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया हुआ है, मैं उर्वशी गौर आपकी बायोलॉजी फैकल्टी आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू सेशन ऑन दी टॉपिक दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये हम जो कर रहे हैं दैट इज़ द रिवीजन सीरीज़, जहाँ पर हम रेगुलरली क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कंटेंट को भी जो बिल्कुल फास्ट है रिवाइज कर रहे हैं। उसी रिवीजन के अंदर मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज करवाई थी लास्ट क्लास में, और आज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे हमें पता है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट कैन बी फर्स्टली फ्रॉम द ब्लड पार्ट, कि जो ब्लड है और ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या हैं, दैट इज़ प्लाज्मा एंड द ब्लड कॉर्पसल्स, जहाँ पर हम डिफरेंट ब्लड कॉर्पसल्स दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। देन क्वेश्चन आता है फ्रॉम दी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि बाकी एनिमल्स में कॉर्डेट्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, एंड मेजरली हम ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखते हैं। इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड देन द ईसीजी पार्ट, एंड लास्टली यहाँ पर हमारे पास गिवन है that about the different type of disease related to the heart. ओके चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दैट्स एन MCQ। सो मल्टीपल चॉइस है, जहां पर हमें गिवन है कि कुछ स्टेटमेंट्स है जिन्हें हमें रीड कर कर एक प्रॉपर आंसर देना है। कोशिश करना एग्जाम के टाइम पर आप ये मार्क कर लो, ये पहले से ही आप देख लो बोर्ड में कि यहाँ लिखा हुआ क्या है, वी नीड टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से हैं ये नहीं बताना, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने रॉन्ग है ये बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस का नंबर बाय द टाइम फ्रॉम लास्ट टू लास्ट ईयर इंक्रीज होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ नोट करने की बात है कि इन क्वेश्चंस का अप्रोच सबसे बेस्ट तभी हो सकता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट ल्यूकोसाइट्स आर द न्यूक्लिएटेड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड कंप्राइजेज ऑफ द टू कंपोनेंट्स, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स और द ब्लड कॉर्पसल्स। अब पॉइंट टू नोट इज कि जैसे मैंने आपको लिखकर बताया कि ब्लड के दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट प्लाज्मा के कंपोनेंट नहीं है, करेक्ट। हाँ, ये ज़रूर सही है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। जब हम ब्लड सेल्स की बात करें, मीन्स हम कंपेयर करें, वी हैव आरबीसीज ऑल्सो नोन एज द इरेथ्रोसाइट्स, वी हैव डब्ल्यूबीसीज नोन एज ल्यूकोसाइट्स, जहाँ से क्वेश्चन है, एंड द प्लेटलेट्स नोन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। सो पॉइंट इज यस दे आर न्यूक्लिएटेड। जैसे कि आरबीसी के बारे में पूछते तो आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेच्योर आरबीसीज में, बिकॉज उनका एक लाइफ स्पैन है 120 डेज का, पहली बात ये। और दूसरी बात, मोर एंड मोर ह्यूमोग्लोबिन नीड्स टू बी देयर ताकि ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी ह्यूमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन को सेल्स तक डिलीवर किया जा सके। सो ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड है बट ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट नहीं होते, तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल सही है। आरबीसीज की लाइफ स्पैन 120 डेज है, बट ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पैन तो उससे भी कम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ल्यूकोसाइट्स की या डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, दे आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये जो सेल्स इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, यही वो सेल है जो कि फॉरेन इन्वेडिंग बॉडी से सबसे पहले फाइट करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो यस दे आर शॉर्ट लिव्ड। साइटोप्लाज्म ऑफ जो न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स do not contain any type of granule and known as the agranulocyte। जब हम WBCs या ल्यूकोसाइट्स को क्लासीफाई करें, अगेन दे आर क्लासिफाइड एज ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट देयर। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो कि कौन कौन से ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और कौन कौन से अग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। यहाँ जो पॉइंट नोट करना है कि न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट एक कैटेगरी से नहीं आते हैं, करेक्ट है। सो जब बात की जाए न्यूट्रोफिल्स की, यस न्यूट्रोफिल आर द ग्रैनुलोसाइट एंड दे कंटेन द ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, जबकि ये सही है, इनमें नहीं होता है। सो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट वो है
जो बॉडी में एंटर होने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ आवर बॉडी। एंड देन वी हैव द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात की जाए, क्या इनका नंबर लीस्ट होता है? जल्दी से मैम को चैट बॉक्स में लिख दो कि अप्रॉक्स नंबर ऑफ बेसोफिल्स इन द काउंट विच आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। बट ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. This statement was also correct. So basophils have the least number. So as you can see, first statement wrong था, second statement सही था, third was wrong, fourth and fifth were correct here. So overall, how many statements are wrong? 2 statements are wrong and this becomes our answer. तो जैसे कि hence prove कि अगर हमारा basic clear है तभी हम count पर बता पाएंगे कि how many statements are incorrect और correct here. चलिए इसी पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख पा रहे डायग्राम बन रहा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का, जहां पे 2 लीवलिंग्स हैं। ओके तो हम जब डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, वी नो दैट द डबल सर्कुलेशन again is divided into 2 arcs, that is the systemic arc and the pulmonary circulation and the systemic circulation. The point is ये जो upper portion है comprises of the which circulation? That is the pulmonary circulation or the pulmonary arc or the circuit. Correct है? चलो, so point to notice जब बात की जाए pulmonary circulation की, that is between the lungs and the middleman of the circulatory system, that is heart. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, हमें ए और बी की लेबलिंग बतानी है। देखो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का डायग्राम है बट लेबलिंग को वो क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। करेक्ट है? तो ज़रा देखा जाए तो आप देख रहे हो यहाँ तो हम कलर से ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे ब्लैक एंड वाइट आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम के केस में, तो यहाँ पर वो ये समझाना चाह रहे हैं आपको, कलर पर मत जाना। ओके, पॉइंट टू नोटिस, एग्जाम के टाइम पे जो फोटो होगा वो ब्लैक एंड वाइट होगा, इस बात का पूरा ध्यान रखें। सो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हमें पता होना चाहिए पल्मोनरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। करेक्ट है? पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन। किसी भी ऑर्गन के पास ब्लड लेके जाने वाली आर्टरी होती है और वहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके आने वाली वेन होती है। बट क्या ज़रूरी है कि हमेशा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड? नो, दैट्स नॉट नेसेसरी। किसी ऑर्गन के पास जाने वाली आर्टरी ज़रूर होगी, बट हो सकता है वो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाए। अब ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा जब वो आर्टरी जा रही होगी लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, मतलब ऑक्सीजनेट करना। करेक्ट है? तो पॉइंट टू नोटिस, आप एरोज को यहाँ पे नोट करो कि जो बी है that is going towards the what? lungs, जबकि A है that is coming from the lung side। तो lung side से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाली आर्टरी होगी कि वेन होगी? जल्दी से मैम को चैट बॉक्स में बता दो। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाली वेन होगी कि आर्टरी होगी? मैम होनी तो चाहिए थी आर्टरी, बट पॉइंट टू नोटिस, क्योंकि वो लंग से आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आने का काम कौन करने वाली है? दैट विल बी दी पल्मोनरी वेन। तो आप जरा ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन नंबर ए से पल्मोनरी वेन, ये करेक्ट हो सकता है। पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ये आर्टरी नहीं होगी। ठीक है, ये वेन है। अब दोनों में एक बार चेक करो, पल्मोनरी वेन जो कि इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी जो प्योर ब्लड लेकर आ रही है या लेकर जा रही है। पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड लेकर आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पर वेन का काम है कैसा ब्लड लेकर आना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड हो सके। और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाने का काम किसका रहने वाला है? दैट विल बी ऑफ पल्मोनरी आर्टरी।
करेक्ट है। सो ये देखो एक्सेप्शन नहीं है, मैंने अभी बोला आर्टरी है जो ब्लड लेकर जाएगी और वेन से जो वहां से ब्लड लेकर आएगी। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डिपेंड्स ऑन वो किस ऑर्गन के पास जा रही है। करेक्ट। चलिए लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कम हियर फ्रॉम द डिजीज। डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जरा चेक किया जाए। पहला है heart failure, next is heart attack, then we have the angina pectoris and the last one is the atherosclerosis. So point to notice, बात की जाए डिजीजेस के बारे में तो ये डिजीजेस कहीं ना कहीं पर रिलेटेड होते हैं विद दी वर्किंग ऑफ द हार्ट और दी वर्किंग ऑफ द हार्ट के साथ साथ किस तरह से बॉडी में जो ब्लड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करेक्ट है। चलिए सो पॉइंट टू नोटिस कि अगर यहाँ पे बात की जाए कि किस तरह से हमें यहाँ आंसर्स पर पहुँचना है, उसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट्स रीड करने होंगे। चलिए सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, जब हम बात करें हार्ट फेलियर की, तो जब हम हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हार्ट फेलियर बेसिकली हैपन्स जब एक्यूरेट ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। सो फर्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन द कोरोनरी आर्टरी। इज दैट रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी? Next is symptom of the acute chest pain when not enough oxygen is reaching to the heart muscle. क्या हार्ट की वर्किंग स्टॉप हो रही है क्योंकि उसके सिस्टम को, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द हार्ट नोन एज? तो सिस्टम पॉइंट टू नोटिस कि हम जब बात करते हैं हार्ट के केस में, तो हार्ट के केस में हार्ट की मसल्स को, दैट इज कार्डिक मसल्स को ब्लड पहुंचाने वाली कॉर्नरी सिस्टम होता है। ठीक है। तो अगर कॉर्नरी आर्टरीज की अगर हम बात करें मेजरली कि अच्छे से ऑक्सीजन रीच नहीं कर पा रहा बॉडी में, तो विल दैट लीड्स टू दी हार्ट फेलियर? जरा ऑप्शंस को चेक करो कि क्या आने वाला है। Then state of heart when it is not pumping blood effectively even to meet the needs of the body. क्या ऐसा भी होता है कि कहीं केसेस के अंदर हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा होता है, उसकी प्रॉपर जो बॉडी की नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। एंड व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड। तो चलिए आंसर्स पर आते हैं। जब हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं, हार्ट फेलियर वो कंडीशन होता है या स्टेट ऑफ हार्ट होता है जब इनफ ब्लड पंप नहीं हो पा रहा बॉडी को, कि जो ऑक्सीजन डिमांड है या जो ब्लड डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। जब हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक मतलब बेचारा हार्ट थक गया, जब उस हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई हैं क्योंकि उससे ब्लड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। देन कम्स दी एंजीनिया पेक्टोरिस। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में लिखो, इसका एक दूसरा नाम भी है। दिस इज रिलेटेड टू द एक्यूट चेस्ट पेन। इसे एक्यूट चेस्ट पेन भी कहा जाता है जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है हार्ट मसल्स, दैट इज द कार्डियक मसल्स। एंड लास्ट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट एक्सेट्रा इन द कोरोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है टू दी हार्ट मसल्स। ये बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम के दौरान आपको सही से ऑप्शंस को चेक कर कर इसका आंसर करना होगा, क्योंकि स्मॉल या सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। करेक्ट। तो ज़रा आंसर पे जाया जाए। सो ए गोज विद द थर्ड, बी गोज विद द just a second, B goes with the fourth, C goes with the second and D goes with the first. So आंसर देखा जाए क्या है? So the answer will be coming here as ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जैसे मैंने बोला है मैच दी कॉलम बिल्कुल छोड़कर नहीं आने हैं। सो दिस इज हाउ आपको क्वेश्चंस एग्जाम के दौरान सॉल्व करने हैं, कम से कम टाइम लेते हुए। सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।